यूपी में सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन हो रहा है। अवैध बेसमेंट पर बड़ा अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक्शन कानपुर में भी हुआ। एक दिन में 24 मकानों में बने अवैध बेसमेंट को सील कर दिया गया, लेकिन सपा ने कार्रवाई को उपचुनाव से जोड़ दिया, वोटरों को डराने का आरोप लगाया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानपुर में अवैध बेसमेंट से भाईजान का सेंटीमेंट क्यों हर्ट हो रहा है। कानपुर में कार्रवाई से अखिलेश कैंप में क्यों टेंशन हाई है, देखिए रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, कानपुर में पूरे 24 अवैध बेसमेंट सील किए गए हैं। कानपुर की संकरी गलियों में बिना नक्शे के बड़ी बड़ी बिल्डिंग तानकर ये अवैध बेसमेंट बनाए गए थे। इन बेसमेंट में अवैध रूप से कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। बेसमेंट में अवैध रूप से रेडीमेड कपड़ा कटिंग और सिलाई का कारोबार किया जा रहा था। इन बेसमेंट में जिम भी चलाया जा रहा था। अवैध रूप से स्नूकर गेम संचालित किया जा रहा था। अब कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी केडीए ने इन्हें सील कर दिया है। ताला लगा दिया है, नोटिस चस्पा कर दिया है, चेतावनी वाला पोस्टर लगा दिया है। पोस्टर में लिखा है अवैध बेसमेंट को केडीए ने सील कर दिया है। आदेश ना मानने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर में सीजिंग की एक बड़ी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में लगभग 24 अवैध इमारतों के बेसमेंट सील किए गए, जिनमें अवैध रूप से कारखाने भी चल रहे थे, गोदाम भी बने हुए थे। लेकिन चर्चा में तो ये तब आया जब समाजवादी पार्टी ने इस पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि केवल सीसामऊ क्षेत्र में ही ये सीजिंग की कार्रवाई क्यों हुई है, क्योंकि सरकार वोटरों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये बैनर लगा दिए गए हैं, नोटिस लगा दी गई है, इनमें सीजिंग की कार्रवाई हुई है। एक ही गली में 5 से 6 की बिल्डिंगों के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विशेष समुदाय के ऊपर ही ये कार्रवाई की गई है, इसलिए ये मामला सुर्खियों में आ गया। केडीए की ये कार्रवाई कर्नलगंज नाला रोड, मुन्नापुरवा और बेकनगंज में हुई। लेकिन अवैध रूप से बनाए गए बेसमेंट के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई कानपुर के कर्नलगंज में हुई। यहाँ पर तकरीबन 1.5 दर्जन बेसमेंट सील किए गए हैं। लेकिन सील की कार्रवाई क्यों हुई, ये भी जान लीजिए। कानपुर के कर्नलगंज के बर्फखाना में मकान नंबर 96/42 में भी कार्रवाई हुई। ये घर बाबू खां का है। बाबू खां पर 150 वर्ग मीटर में अवैध रूप से 6 मंजिला इमारत बनाने का आरोप है। इतना ही नहीं, बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। अवैध रूप से रेडीमेड कपड़े की सिलाई का कारोबार किया जा रहा था। ये दूसरा घर भी कानपुर के कर्नलगंज का है। मकान नंबर 101/1 के मालिक रईस अहमद है। इन्होंने भी 160 वर्ग मीटर में अवैध रूप से 6 मंजिला इमारत खड़ी कर रखी है और बेसमेंट में अवैध रूप से कपड़े की कटिंग और रेडीमेड कपड़े का कारोबार कर रहे थे। केडीए ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 और संशोधित 1997 के तहत ये कार्रवाई की। एक साथ 24 बेसमेंट सील हुए तो हंगामा भी मचा। समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप भी लगा। समाजवादी पार्टी कानपुर में अवैध बेसमेंट पर हो रही कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के इशारे पर केडीए पर एक्शन का आरोप लगा रही है। ये कार्रवाई सीजिंग की गलत बेसमेंट पे हुई, इस पे मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस दौर में हो रही है, जिस टाइमिंग पे हो रही है, जिस क्षेत्र में हो रही है, इस पर हमारी कड़ी आपत्ति है। अगर आपको ध्यान हो तो जिस दिन हमारा नामांकन हुआ था, आप साथियों ने हमसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। इनके बूथ प्रभारी दरोगा जी हैं, इनके सेक्टर प्रभारी केस्को के जेई साहब हैं, इनके जोनल प्रभारी केडीए के अधिकारी हैं। तो ये केडीए के अधिकारी अपने भाजपा के जोनल प्रभारी होने की भूमिका को अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन ये जो भय का माहौल बनाया जा रहा है, ये आचार संहिता का भी स्पष्ट उल्लंघन है। चूँकि कार्रवाई अगर होनी है तो पूरे शहर में होनी चाहिए। हजारों भवन अवैध बने हैं, हजारों भवन बगैर नक्शे के बने हैं, पूरे शहर में बने हैं।
इस साल जुलाई में दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद जुलाई में योगी सरकार ने यूपी में बने सभी अवैध बेसमेंट को सील करने का आदेश दिया था। आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया था। देखिए, इसमें जो दिल्ली में एक बार बेसमेंट में पानी भरने की घटना हुई थी जिसमें कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद एक शासन से भी पत्र आया था बेसमेंट्स पे कार्रवाई करने के लिए। उसके क्रम में हमारे यहाँ लगातार सभी जोनों में कार्रवाई चल रही है जो है, और उसमें कल जोन 1 में भी कार्रवाई हुई है, आज हमारे यहाँ जोन 2 में, जोन 4 में भी कार्रवाई हो रही है। और उसके पहले भी बेसमेंट्स पे लगातार कार्रवाई, पिछले महीने में भी कई भवन जो है बेसमेंट्स जो है सील किए गए हैं। उसी क्रम में बेसमेंट्स में ये कार्रवाई जो है की गई है। ऐसा नहीं है कि कानपुर में पहली बार बेसमेंट सील करने की कार्रवाई की गई। इससे पहले 17 अक्टूबर को भी सीलिंग की कार्रवाई हुई थी। तब केडीए ने चमनगंज में कांग्रेस पार्षद शिब्बू अंसारी समेत 4 लोगों के भवनों में बने अवैध बेसमेंट को सील कर दिया था। चमनगंज जैसी घनी आबादी में बिना नक्शे के बनी बड़ी बड़ी अवैध इमारतें बना दी गई हैं। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। इस बीच कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी स्थित जेएस टावर के बेसमेंट में एक कोचिंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यूपी में योगी सरकार सभी की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रही है ताकि इन अवैध बेसमेंट में दिल्ली जैसी घटना नहीं हो। लेकिन समाजवादी पार्टी सियासत करने में जुट गई है। सुरक्षा के बजाय उसे वोट बैंक दिख रहा है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। इरफान सोलंकी यहां से विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने की वजह से यहां उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। समाजवादी अब सीसामऊ में अवैध बेसमेंट पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर केडीए एक्शन कर रही है और विशेष समुदाय के वोटरों को डराने का काम कर रही है। आपको याद, जिस दिन ये तारीख बढ़ी थी, हमसे लोगों ने पूछा था तो हमने कहा था उत्पीड़न कुछ कम पड़ गया है, उत्पीड़न की डोज बढ़ानी है। तो अभी 716 की कार्रवाइयाँ होंगी, फर्जी मुकदमे होंगे, केसको की रेड होंगी, केडीए की कार्रवाई होंगी, और ये सब कुछ नगर निगम की भी होगी अभी, और ये सब कुछ सिर्फ सीसामऊ क्षेत्र में होगा। चूंकि जो मुख्यमंत्री ने विकास का वादा किया था, 36 करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित करी थी, वो तो हुई नहीं। लाल इमली चालू करने को कहा था, वो तो हुआ नहीं। तो जब वो उनकी जो निराशा है, जो हताशा है, जो विकास कार्यों में उनका मनोबल टूटा हुआ है, लोग कर नहीं पाए हैं, उसको डर के माहौल से पैदा करके वो जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की कार्रवाई अभी लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तभी तो योगी ने सपा नेताओं के चाल चरित्र पर सवाल उठाए, समाजवादी पार्टी से जुड़े पुराने नारों की याद दिलाई, साथ ही नया नारा दिया। योगी ने कहा कि जहां दिखे सफाई वहां समझो बिटिया घबराई। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था, और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। महिला सुरक्षा को लेकर योगी केवल बयानबाजी ही नहीं कर रहे, महिला सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले भी ले रहे हैं। योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, यह आज यूपी महिला आयोग के फैसले में देखने को मिला। कानपुर में एकता हत्याकांड के बाद अब कोई भी पुरुष ट्रेनर जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं देगा। योग में भी महिलाओं को ट्रेनिंग पुरुष नहीं, महिला ही देगी। जिम और योग सेंटर में आने वालों की आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करना होगा।
जन सुनवाई के दौरान जिम, ब्यूटी पार्लर और बुटीक में पुरुषों से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही है। जिम में महिलाओं के 99% ट्रेनर पुरुष हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे महिलाएं या छोटी बच्चियां बर्दाश्त करती हैं, घर पर आकर बता नहीं पाती। इसी वजह से यूपी महिला आयोग ने ये कदम उठाया है। हाल ही में कानपुर में ऐसी ही घटना हुई जिसमें जिम ट्रेनर ने एक महिला की हत्या कर दी। ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें तलाक तक की नौबत आ गई। मैंने जो फैसले लिए हैं वो ये थे कि ज़रूरत थी समाज की, क्योंकि समाज में बैठते हैं, जाते हैं तो सारी शिकायतें आती हैं, और स्पेशली अब तो जो सुनवाई का करते हैं तो उसमें भी इस तरह की केसेस आती हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जो जिम है वहाँ जो हमारे ट्रेनर रहते हैं वो मोस्टली 90% जिम, 99% जिमों में सब लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, जबकि लड़कियाँ होनी चाहिए। दूसरा, एक जैसे बुटीक हैं तो वहाँ टेलर लड़के हैं लेकिन मेज़रमेंट भी लड़के ही करते हैं, जबकि वो शायद मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जब कपड़ों के मेजरमेंट लिए जाते हैं तो वो किस तरह से लिए जाते हैं। मेरा सिर्फ ये इसकी भी शिकायतों का उन्होंने ध्यान रखा है। बिल्कुल सही बात है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर टेलर वहाँ लड़का है या वो है तो मेजरमेंट के लिए लड़की वहाँ जरूर रखें। यूपी महिला आयोग को कपड़ों की नाप के दौरान बैड टच की भी शिकायतें मिली हैं। इसी वजह से महिला आयोग ने सिफारिश की है कि अब पुरुष दर्जी महिलाओं की माप नहीं ले सकेंगे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बुटीक में मेजरमेंट के लिए महिला को रखना जरूरी है। यूपी की महिला आयोग को ब्यूटी पार्लर में दुल्हन को तैयार करने और महिलाओं को साड़ी पहनाने के दौरान बैड टच की शिकायतें मिली। इसी वजह से बुटीक और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले लड़कों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है, ताकि कोई घटना हो तो आरोपी को पकड़ा जा सके। दूसरा था पार्लर का, कि पार्लर में भी जाते हैं तो ये एक नया एक फैशन सा चल गया है कि अब जो महिलाओं के पार्लर हैं उसमें भी लड़के सारे अपॉइंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना हमारे संस्कार हैं और ना ये हमारी संस्कृति है। कि आज आप देखेंगे कि आप भी देखते होंगे जो रील आती रहती हैं और जो इतने केसेस होते हैं कि ब्राइडल मेकअप भी लड़के कर रहे हैं, उनको कपड़े भी, साड़ियाँ भी लड़कों पहना रहे हैं, फिर वो उनको सारे को वायरल कर रहे हैं वीडियो बना बना के, तो वहाँ भी वो सारा मजाक होता है। दूसरा, या फिर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लड़की या शादी होकर ससुराल जा रही है, वहाँ हो सकता है किसी को पसंद ना आए, तो ये भी एक बहुत बड़े कारण बनते जा रहे हैं इन चीज़ों के। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि मैं ये नहीं कह रही किसी से कि आप लड़कों को हटाएं या लड़के ना रखें या आप अपने उसको बंद करें, जिम या पार्लर या उसको, लेकिन लड़कियां भी वहां रखें। उससे मेरे दो मकसद हैं, एक तो महिलाओं को सुरक्षित करना है, सारी जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको सुरक्षित करना है, दूसरा महिलाओं को एक रोजगार मिलेगा। इसके अलावा महिला आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाए, कोचिंग में सीसीटीवी और वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए और महिला कपड़ों की दुकान का कामकाज महिला स्टाफ ही चलाएं।